हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। तो मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो जिन बच्चों का पीरियडिक टेस्ट या फिर मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो वो इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसको हम सॉल्यूशंस को इसके। तो सबसे पहले इसके सेक्शन ए को देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर रियल होता है। देखो, रियल नंबर जो होते हैं ना उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। रियल नंबर मतलब रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। अब क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी और इरेशनल भी है तो सारे इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट है। इरेशनल रियल का ही तो पार्ट है, तो इसलिए एवरी इरेशनल रियल हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। एवरी रियल इज इरेशनल, नो। रियल के अंदर तो रैशनल भी होते हैं ना, तो रैशनल भी होते हैं तो इसका मतलब एवरी रियल थोड़ी ना इरेशनल होगा। इरेशनल रियल हो सकता है, ये ट्रू है, बट ये फॉल्स है। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इरेशनल, टर्मिनेटिंग तो रैशनल होते हैं, इरेशनल थोड़ी ना होते हैं, तो वो तो रैशनल होते हैं, तो ये भी गलत है। एवरी इंटीजर इरेशनल, इंटीजर भी रैशनल में आते हैं, रैशनल होते हैं, इरेशनल नहीं होते, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है कि सारे इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 का आंसर ए ऑप्शन है, ट्रू पूछा है ना, तो ए वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड। द पॉइंट -4 -7 लाइज इन। तो ये जो कोऑर्डिनेट है नेगेटिव है ना, दोनों एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो देखो, क्वाड्रेंट के लिए आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पता होता है, तो फर्स्ट का आंसर तो ए है। सेकंड देखो, इसका कोऑर्डिनेट पूछा आपसे, तो यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट प्लेन का पता होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ना, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है ना। एक्स पहले लिखते हैं बाद में वाई, तो पॉजिटिव है दोनों। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो, एक्स ये है तो पहले एक्स वाला तो नेगेटिव है और फिर वाई वाला पॉजिटिव है। थर्ड की बात करें तो देखो, पहले एक्स वाला तो एक्स वाला ये है ना, एक्स वाला नेगेटिव और वाई वाला भी नेगेटिव है। एंड फोर्थ की बात करें तो पहले एक्स वाला देखो प्लस का एंड वाई वाला नेगेटिव है। तो ये क्वाड्रेंट है, इसके साइन आपको याद रखने होते हैं। तो जब दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो यानी कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन 2 का, वो सी ऑप्शन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, विच पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3। कौन सा पॉलिनोमियल है इसमें से जिसकी डिग्री 3 है। डिग्री का मतलब समझते हो, हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री 3 देखो, पहला पॉलिनोमियल देखो 5x + 7, तो इसमें x की पावर 1 है, x पे कोई पावर नहीं है, यानी x की पावर मैक्सिमम 1 है। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री तो 1 है ना। नेक्स्ट वाला देखो 4x², x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो मैक्सिमम 2 पावर है, तो ये भी आपका मैक्सिमम 2 है, तो यानी इसकी डिग्री तो 2 मानी जाएगी। इसमें देखो x की पावर 3 है ना, तो x की पावर 3 का मतलब मैक्सिमम x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर को ही तो डिग्री कहते हैं। तो डिग्री 3 वाला कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाला डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल है। एंड डी को देखो 9, ये तो कांस्टेंट है, इसमें x की पावर है ही नहीं, 0 है इसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री तो 0 है। तो यानी सी वाला जो है डिग्री 3 है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3, तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 मानी जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा इसमें से फ्रैक्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब समझते हो, रिपीटिंग है, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो होते हैं, एक रिकरिंग होता है और एक नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग होगा तो वो रैशनल होगा, और अगर नॉन रिकरिंग होगा तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोला है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की एक कंडीशन होती है, देखो पहले टर्मिनेटिंग की कंडीशन देखो। टर्मिनेटिंग होता तब तो क्या होता कि वो ना या तो 2 की पावर में होता उसका डिनोमिनेटर। टर्मिनेटिंग में जो डिनोमिनेटर है या तो वो 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा या 2 और 5 दोनों की पावर में होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो या तो 2 की पावर में होना चाहिए या 5 की पावर में होना चाहिए या 2 और 5 दोनों की पावर में होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 5/18 को देखूं, सी ऑप्शन में 5/18 को, तो इसका डिनोमिनेटर 18 है, तो 18 के आप प्राइम फैक्टर कर लो,
तो प्राइम फैक्टर तो आई होप सबको आते होंगे। 18 2 पे जाएगा, 9 पे, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे। तो ये जो आ रहा है ना, इसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, 3 2 बार आ रहा है ना। प्राइम फैक्टर क्या है? 2 एक बार, 2 3 2 बार। तो इसके प्राइम फैक्टर में दिख रहा है 2 तो आया, बट 3 भी आया। जबकि टर्मिनेटिंग होता तो 2 या 5 या दोनों, 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है ये वाला फ्रैक्शन, है ना। तो ये कैसा है? ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्योंकि इसके डेसिमल जो इसका डिनोमिनेटर है ये 2 तो दे रहा है, बट 3 भी दे रहा है साथ में। तो इसलिए ये 3 दे रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग माना जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी सारे ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो उसमें ना 2 या 5 या 2 5 दोनों की पावर आएंगी। तो यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट वाला देखो 7/25, तो ये 25 क्या है? 5 की पावर 2 होता है, तो यहाँ तो 5 की पावर आई, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। 9/40 में देखो 40 डिनोमिनेटर है, 40 डिनोमिनेटर क्या होता है? 2 8 5 जा 8 2 की पावर में आएगा और 5, तो ये भी 2 और 5 की पावर में आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 18 वाला में भी मैंने करके दिखाया, ये 2 और 3 की पावर भी आ रही है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड 125 5 की पावर देगा बस, तो 5 की पावर वाले भी कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन जो है, इसमें 2 और 3 पावर आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। आई होप सबको बिना डिवाइड किए समझ आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग कैसे पता करेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। m आपको दिया 2-3, एंड ये बोला है कि m जो है ना मिड पॉइंट है ए बी का, और a के कोऑर्डिनेट गिवन है, एंड b का आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई होप सबको आती होगी, 9th क्लास, पहले 10th क्लास में थी, बट अब 9th में भी आ गई है मिड पॉइंट निकालना। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट दिए, a के कोऑर्डिनेट दिए, और ए बी अगर एक लाइन है और उसका मिड पॉइंट एम है, यानी मिड पॉइंट तो बीच में होना चाहिए, और बी के एम बीच में आएगा। अब जो बीच का पॉइंट होता है ना, वो आपको गिवन है, एंड साइड का पॉइंट भी गिवन है। बी के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, तो पहले आपको पता होना चाहिए, जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई कहते हैं, और जो ये साइड के कोऑर्डिनेट है, ए वाला x1 y1 होगा और बी वाला x2 y2 होगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? ये जो एक्स मिड पॉइंट एक्स है ना, ये कैसे निकलता है? मिड पॉइंट एक्स निकालने के लिए आपको जो साइड के कोऑर्डिनेट है ना, x1 और x2, ए और बी के जो x1 और x2 है उनको प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। सेम ऐसे ही मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट निकालना है अगर आपको, तो वो कैसे निकलेगा? जो इसका y1 और दूसरे वाले का y2 है, उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, अब आपको x और y तो ऑलरेडी गिवन है, x2 है और y -3 गिवन है ना। तो यहाँ पे x आपको निकालना नहीं है, मिड पॉइंट तो दे रखा है, x की जगह तो 2 रखो। एंड x1, ए के कोऑर्डिनेट में x1 कितना था? 6, एंड b का x2 आपको नहीं मालूम, वो ऐसे ही रहेगा अपॉन में 2। अब इसके अपॉन में आप 1 लगा सकते हो, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन बन रहा है, तो इसको भी पूरा फ्रैक्शन बनाओ 1, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, एंड 1 से इसको कर दो तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर x2 वाला निकालना है पॉइंट, तो ये 6 यहाँ प्लस में है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये यहीं रहेगा, तो ये जाएगा ना, तो इसको जाओ भेजोगे तो इसका साइन बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा, तो 4 तो एज इट इज रहेगा, 6 का साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस आपको ध्यान से करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 आएगा, लेकिन साइन बढ़ेगा, लगेगा तो बड़ा, तो -6 है ना, 6 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, तो x2 आपका -2 आएगा। सेम ऐसे ही आप y के लिए भी करोगे। y जो मिड पॉइंट था वो -3 गिवन था, एंड y1 a का जो था वो 1 था, एंड b का y2 आपको नहीं पता, अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, 3 2 या 6, मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो लगाना होता है, याद रखना। एंड ये ऐसे ही रहेगा, 1 से होगा तो, है ना। अब y2 निकालना है तो 1 को यहाँ जाना पड़ेगा, तो 1 का साइन बदलो, इसका मत बदलना, तो -6 ऐसे ही रहेगा, 1 का -1 हो जाएगा। एंड दो नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पहले प्लस करो एंड देन माइनस का साइन लगाते हैं, तो y2 -7 आ गया, तो x2 -2 आया और y2 -7 आया, यानी b के कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 थे ना, तो ये दोनों आ गए -2 -7, बट आपको तो b का x वाला पूछा है ना, तो x वाला तो आगे मिलेगा ना, तो ये वाला x है b का, तो -2 आंसर है इसका, तो ऑप्शन ए -2 इसका करेक्ट आंसर है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आई होप सबको लगाना आ गया होगा। तो 5th का आंसर जो है बी का x कोऑर्डिनेट पूछा था, तो -2 आएगा, ए ऑप्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब लीनियर नहीं होना चाहिए, लीनियर का मतलब जिसमें x की पावर 1 होती है, तो आपको x की पावर 1 नहीं वाला ढूंढना है, नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल।
तो लीनियर का मतलब समझ आ गया। और ये चैप्टर भी मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है गणित मंजरी का, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पॉलिनॉमियल को बहुत डिटेल में समझाया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी पॉलिनॉमियल का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आप चेक कर लेना। लीनियर पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसकी फॉर्म कैसे होगी, एक्स पे मैक्सिमम 1 होती है, लगाने की जरूरत नहीं होती, और उसके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट हो सकता है ए एक्स, एंड साथ में कांस्टेंट टर्म होगी। तो इस टाइप की फॉर्म को लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में बोला जो लीनियर ना हो, यानी जो ऐसी फॉर्म में नहीं हो, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें 5x-2 को, तो देखो इसमें x की 5x, x पे 1 पावर है ना, 5x है तो x पे 1 पावर है, तो ये तो लीनियर माना जाएगा। 7-3x में भी देखो x पे 1 पावर है, x है तो x पे 1 पावर मानी जाएगी, है ना, तो ये भी लीनियर है। d वाला देखो 2x+1, इसमें भी x पे कोई पावर नहीं है, यानी 1 पावर मानी जाएगी, तो ये भी लीनियर है। c वाले को देखो 4x² + 5, तो इसमें x की पावर कितनी है, 2 है, मैक्सिमम x की पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर में x की पावर 1 होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये तो x की पावर 2 दे रहा है ना, तो ऑप्शन सी जो है लीनियर नहीं है, नहीं वाला ही तो ढूंढना था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन 6 है जो लीनियर नहीं है, 4x² + 5, यानी ऑप्शन सी, ये क्वाड्रेटिक है, जिसमें x की पावर 2 होती है ना मैक्सिमम, तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो आपको लीनियर नहीं ढूंढना था, तो ऑप्शन सी आंसर है 6 का। क्वेश्चन 7 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, इसमें से कौन से नंबर है जो इरेशनल है। तो इरेशनल का मतलब समझ गए ना, जो मतलब जो रूट से बाहर ना आ सके, यानी कंप्लीट नेचुरल नंबर ना दे, या फिर ऐसे डेसिमल दे जो कंप्लीट मतलब नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, उनको इरेशनल कहते हैं, ठीक है। तो √9 को अगर मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व करूँ तो √9 तो 3 दे देगा ना, तो ये तो 3 का मतलब रेशनल दे देगा, यानी कि जब सॉल्व करके रूट को अगर कोई कंप्लीट नंबर आ जाए या टर्मिनेटिंग आ जाए, तो वो फिर आपके रैशनल होते हैं, ना कि इरेशनल। तो √9 तो √9 3 का होता है ना, तो 3 आएगा इसका आंसर, तो ये तो रैशनल मिल जाएगा। ऐसे √16 का आंसर 4 आ जाएगा, तो ये भी रैशनल मिल जाएगा। 7/3 भी आपका रैशनल नंबर है। तो जो √7 है ना, ये किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता ना, √7 किसी का कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये √7 ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ सकता रूट से, तो ये कैसा है, ये इरेशनल है। तो देखिए √4 मैंने कहा था ना, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि 4 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 है, और रूट का मतलब पेयर में है कोई चीज़। अगर कोई चीज़ पेयर में, जैसे 2 का पेयर बन रहा है, तो वो रूट से बाहर आके 2, यानी पेयर में से एक 2 बाहर आ सकता है, तो ये रैशनल है ना। 2 क्योंकि रूट से बाहर आ गया, तो ये रैशनल माना जाएगा। ऐसे ही √16 की बात करो, तो इसके प्राइम फैक्टर करो 16 के, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर, यानी इसमें से एक 2 बाहर आ गया और इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया, तो ये रूट हट जाएगा, तो 4 ये भी रैशनल नंबर आ गया, एंड 7/3 भी रैशनल नंबर है। तो क्या नहीं है रैशनल नंबर, जो √7 है वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है। कैसा है, वो इरेशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x4 इन 3x5 - 2x4 + 7x² - 1, तो ये पॉलिनॉमियल गिवन है, इसमें x4 का कोफिशिएंट बोला है। तो कोफिशिएंट का मतलब x की पावर 4 वाली जो टर्म है ना, उसके आगे क्या है, वो कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल को ध्यान से देखो, x की 4 वाली टर्म को ढूंढो पहले। तो देखो ये पॉलिनॉमियल गिवन है, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक ये कांस्टेंट टर्म है ना। तो यहाँ पे x की 4 का कोफिशिएंट बोला है, तो x की 4 वाली टर्म को ढूंढो। देखो x की 4 वाली ये वाली टर्म है ना। अब इसमें x की 4 को हाइड कर दो, तो बचा क्या आपका, देखो x की 4 को अगर मैं हाइड करती हूँ इस वाली टर्म में, तो -2 बचता है ना। तो -2 जो है x की पावर 4 वाला कोफिशिएंट है, ठीक है। x की पावर 4 का पूछा, तो x की पावर 4 वाली टर्म ढूंढो, ये रही, और फिर इसको हाइड करके जो बचा, नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव भी लेंगे, तो -2 इसका कोफिशिएंट माना जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन एंड डिटेल वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाएंगे डिटेल्ड सोल्यूशंस, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट सेक्शन बी पे आते हैं। तो यहाँ पे
-2 था बी, ठीक है, क्वेश्चन 8 का -2 आंसर है। सेक्शन बी देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और बिना डिवाइड किए देखना है। तो एक तो होता है कि हम चेक कर सकते हैं कि डिवाइड करके भी पता लग जाता है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया डेसिमल के बाद, एक दो या दो तीन प्लेसेस के बाद डिवीजन हो जाती है कंप्लीट, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर डिवीजन कंप्लीट नहीं होती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें डिवीजन नहीं करके देखना, आपको डायरेक्ट पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था टर्मिनेटिंग की एक कंडीशन होती है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना, उसमें आपको क्या करना होता है, जो प्राइम फैक्टर होते हैं डिनोमिनेटर्स के, किसके, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, वो या तो 2 की पावर होना चाहिए या 5 की पावर होना चाहिए, या तो 2 की पावर होना चाहिए या 5 की पावर होना चाहिए, है ना, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर होना चाहिए। क्लियर? तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग पहले वाले में देखेंगे 63/250, 250 के डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर आई होप सबको करने आते होंगे। पहले ये 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि इवन है, फिर ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा, फिर से 5 पे जाएगा। तो प्राइम फैक्टर जो आए 250 के, वो आए, एक 2 आया और 5 की पावर 3 आया। 5 3 बार आया था ना, तो 5 की पावर 3। तो इसमें देखो ये 2 और 5 की पावर में ही आ रहा है ना, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका, 63/250 का, तो टर्मिनेटिंग है। क्लियर? और अगर ये 2 5 के अलावा कोई और पावर आ जाता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, 17/90। अब 90 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करो। तो प्राइम फैक्टर आई होप सबको आते होंगे। पहले 2 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, 5 9 जा, फिर 3 पे जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 एक बार आया, 5 भी एक बार आया और 3 की पावर 2 आई। 3 दो बार आया था। तो देखो 2 और 5 तो आया, बट 3 भी आ गया। तो 3 भी आना नहीं चाहिए था ना, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए था। तो 3 आया, तो इट मीन्स ये प्राइम फैक्टर जो है ये 2 और 5 की पावर में नहीं है, सिर्फ 2 और 5 की पावर होनी चाहिए थी। तो यानी ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2 एंड ऐड करेंगे 2/3 तो प्रोडक्ट मिलेगा -7/12। फाइंड द नंबर। तो मान लो वो नंबर x है। अब x को 5/2 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया 2/3, तो जो रिजल्ट मिला वो आपको -7/12 मिला। तो आंसर देखते कैसे निकालना है इसका। तो देखो, सबसे पहले नंबर को हमने x माना। क्वेश्चन में कहा था x को 5/2 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई का मतलब 5/2x हो जाएगा, है ना। बीच में कोई साइन नहीं, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो x हमेशा x से मल्टीप्लाई करा है, मतलब x ऊपर लिखना है, नीचे मत लिख देना। तो 5/2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया 2/3 एंड प्रोडक्ट जो मतलब ये जो आंसर मिला ना, वो आपको -7/12 मिला। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। हम्म तो ये देखो, ये x वाला टर्म है, तो ये x वाला टर्म है और ये नंबर वाला टर्म है। तो नंबर वाला टर्म इधर भेज दो, क्योंकि ये नंबर वाला टर्म नंबर वाले के पास जाएगा, इसको यहाँ भेजना है। तो इसका साइन तो ऐसे ही रहेगा जैसा है, इसको बदल वहाँ भेजा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये x वाला टर्म तो यही रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है जो भी रेशनल नंबर आ जाते हैं, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, उनका माइनस या प्लस करना है तो उनके एलसीएम लेने पड़ेंगे डिनोमिनेटर के। तो पहले 12 और 3 का एलसीएम लो, तो एलसीएम आएगा आपका 12, करके देख लेना, एलसीएम 12 आएगा। तो इसका जो 12 और 3 का एलसीएम 12 है वो नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो 12, इस वाले फ्रैक्शन की बात करती हूँ। 12 में ये 12 कितने पे आता है, 1 पे आता है ना। 12 पे 12 1 पे आता है, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 1 जा 7, माइनस का ऐसे ही आ जाएगा। फिर ऐसे 3 में इसके 3, इसका 3 डिनोमिनेटर में 12 कब आता है, 4 3 4 जा 4 पे आता है ना, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब दो माइनस माइनस आपको पता है, माइनस माइनस प्लस करते हैं 15 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगाना चाहिए। माइनस माइनस करते प्लस है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगाते हैं, ये याद रखा करो। तो ये -15/12 आ गया। अब ये x निकालना है ना, तो ये देखो, ये x के साथ ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 डिवाइड हो रहा है ना। तो जब x निकालना है तो ये 5/2, यहाँ 5/2, 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड तो उधर जाएगा, तो 5 तो डिवाइड में आ जाएगा
और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वहाँ जाके। एंड फिर इसको आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना भी आता होगा। मल्टीप्लाई करते कैसे है, पहले कैंसिल करो। कैंसिल करने का रूल है कि ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर नीचे कैंसिल चाहे ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो। तो 5 और 15 को कैंसिल करो, 5 1 जा 5 3 जा, ओके। और ऐसे भी कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो। 2 1 जा, सेम टेबल से 2 1 जा 2 6 जा, तो ये आया मेरा 3 1 जा 3 6 1 जा 6। देखो रूल याद रखो, ऊपर नीचे तो कैंसिल कर सकते हो सेम टेबल से, और मल्टीप्लाई आप सामने सामने कर सकते हो। तो सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 6 1 जा 6, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से। रूल समझ आया। कैंसिल ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसे स्लैंट से भी कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने करना है। 3 1 जा 3 6 1 जा 6। अब ये दोबारा से कैंसिल हो सकता था, 3 1 जा 3 2 जा, ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, तो ये -½ आ जाएगा। तो आपको फ्रैक्शंस के प्लस माइनस कैसे करने हैं वो भी आने चाहिए, और मल्टीप्लाई कैसे करने हैं वो भी आना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा x का -½ आई होप सबको आता होगा, कमेंट करना समझ भी आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x की वैल्यू -3 x की वैल्यू 1। तो ये भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर देख लेना। लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और डिटेल में समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन का जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था आपको, पॉलिनोमियल ऐसे दिया है ना, x³ 2x² -4x -7। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको मैंने px मान लिया। अब x की जगह पहले आपको -3 रखना है। इस पॉलिनोमियल px में x की जगह -3 रखने को कहा है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना इसमें, वहाँ आप -3 पुट करो। तो x की जगह -3 रखा। आप देखो इस x पे 3 पावर है, तो पहले तो x की जगह -3 रखा और फिर इस पे 3 पावर लगा दी, ठीक है। सेम ऐसे ही फिर से 2 + 2 ऐसे लिखो, और x की जगह -3 रख के ब्रैकेट लगा लिया करो, और पावर 2 है तो ये पावर 2 इस पे नहीं है, 2 पे सिर्फ x पे है। तो 2 पे तो नहीं है कोई पावर, x पे -3 पे 2 पावर है ना। फिर ऐसे ही -4 तो ऐसे ही रहेगा। x की जगह क्या रखना है, -3 ब्रैकेट में रखा करो x को, एंड माइनस का 7 एज इट इज़। अब -3 की पावर 3 का मतलब -3 का मतलब होता है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ऐसे मत कर देना 3 3 जा 9, गलत हो जाएगा। -3 -3 -3 ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करो, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 पहले लिख दो, और 3 माइनस के है, मल्टीप्लाई में 3 माइनस के साइन है अगर तो नेगेटिव लगेगा, यानी अगर ऑड माइनस के साइन है तो नेगेटिव लगेगा। इवन होते यानी 2 या 4 होते तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब पहले पावर को खोलो, 3 की पावर 2 का मतलब -3 2 बार खोलो पहले, 3 3 जा 9, और देखो 2 बार नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया 9, ठीक है। और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो बाद में मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 4 3 जा 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है ना अंदर बीच में, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 3 जा 12, और 2 नेगेटिव है मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव बन जाता है साइन। ये -7 ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, दोनों प्लस के तो प्लस का साइन आएगा। अब देखो कैसे करना है, नेगेटिव वाले कितने, ये और ये, तो नेगेटिव वाले पहले माइनस माइनस वाले प्लस कर दो, माइनस के माइनस वाले के साथ प्लस कर दो। तो 27 और 7 34, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का लगाते हैं। ऐसे प्लस वाले भी प्लस कर लो, जितने भी प्लस वाले हैं। आगे वाला साइन देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों प्लस के हैं। तो ये प्लस के, तो ये प्लस के 30 हो गए। अब एक माइनस एक प्लस अगर आ जाता है तो एक माइनस एक प्लस को माइनस करना चाहिए, तो पहले माइनस कर दो, 4 आया, और फिर जो बड़ा है जिसका साइन, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा दो, तो -4 आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको x की जगह सेकंड पार्ट में x की जगह 1 रखना था, यानी पॉलिनोमियल 1 x की 1 वैल्यू पे निकालना है। तो फिर से x³ माइनस प्लस का 2x² माइनस का 4x -7, ये पॉलिनोमियल था आपका। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना है आपकी बार। तो x की जगह 1 ब्रैकेट लगाओ, पावर 3 है, प्लस का 2 एज इट इज़, x की जगह 1 उस पर पावर 2, x पे है पावर, ठीक है। माइनस का 4 एज इट इज़, x पे 1 लिखो x की जगह, एंड माइनस का 7। अब देखो 1 को 3 बार खोलोगे तो 1 ही आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई मत करना, 1 को 1 1 1 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। फिर 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही आएगा, और 2 से बाद में मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4, माइनस मल्टीप्लाई में अगर एक ही है तो माइनस लगता है, माइनस का 7 एज इट इज़। अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखो वही रूल,
प्लस वाला तो ये दोनों है तो इनको प्लस करो 3 आया, और माइनस वाले ये दोनों है तो 2 माइनस माइनस प्लस कर दो पहले, तो 11 साइन लेकिन माइनस का लगाते हैं। अब एक प्लस और एक माइनस अगर आ गया तो पहले माइनस करो, 11 माइनस 3 8, और जो बड़ा है उसका साइन लगा दो। समझ आ गई, ये रूल्स आपको आने चाहिए। तो इसका आंसर -8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट दिए हुए 4 और -3। आपको ऐसा कोऑर्डिनेट बनाना है जिसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे आए। इस वाले पॉइंट की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए और इसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे आनी चाहिए। तो रिफ्लेक्शन का एक रूल होता है, वो रूल समझ लोगे तो बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन को हम इमेज भी कह सकते हैं। तो देखो आपको ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 -3, इसकी रिफ्लेक्शन या फिर इमेज भी बोल सकते हैं कई बार, एक्स एक्सिस पे निकालनी है। तो एक्स एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्शन निकालनी है ना, तो एक्स एक्सिस पे निकालनी है तो एक्स वाले को आप एज इट इज़ लिखना, बट वाई का साइन चेंज करना। तो ये सिंपल सा ट्रिक याद कर लो। अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पूछी है तो आप वाई वाले का साइन चेंज करना। एक्स तो जैसा है वैसा ही लिखो, तो एक्स तो 4 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, बस वाई का नेगेटिव है ना तो उसका साइन बदल दो, तो ये वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पूछी जाए तो आपको एक्स का साइन चेंज कर देना। ये ट्रिक है, याद रखना। वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पूछ रही है तो वाई तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो अब एक्स तो आपका आगे वाला पॉइंट होता है ना, ये एक्स होता है ये वाई होता है। तो जब वाई पे पूछे तो एक्स का साइन बदलो, तो एक्स का साइन कैसा है, +4 है ना, तो इसका बदलो, तो इसका -4 हो जाएगा। ओके, और जो वाई अगर एक्स का बदला है तो वाई को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, तो वाई तो जैसा है माइनस में तो माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वाई एक्सिस पे सिर्फ एक्स का साइन बदलना है, वाई तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये -4 -3 ये वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन आ जाएगी। किस किस को रिफ्लेक्शन समझ आ गई कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें ये समझ आ गया रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। राइट ए पॉलिनोमियल डिग्री 4 जिसका कोफिशिएंट x³ का -5 होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म 8 होनी चाहिए। तो ऐसा एक पॉलिनोमियल बनाना है डिग्री 4, यानी मैक्सिमम पावर 4 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, और जो x³ वाला टर्म होगा उसका कोफिशिएंट -5 दिखाना है और कांस्टेंट टर्म 8 दिखानी है। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे आप एक नहीं बहुत सारे बना सकते हो। तो x³ 4 तो मैक्सिमम आनी ही आनी चाहिए, उससे बड़ी पावर नहीं आ सकती, यानी x³ नहीं लिख सकते, x³ 4 मैक्सिमम लानी है। तो मैंने x³ 4 वाला ले लिया एक। दूसरी टर्म में बोला है कि x³ वाली जो टर्म है ना उसका कोफिशिएंट -5 शो करना पड़ेगा, तो ये तो फिक्स है, x³ वाला टर्म का कोफिशिएंट -5 आना ही चाहिए। एंड बाकी आप x³ है तो x² वाला कुछ भी ले लो, x1 वाला भी कुछ भी ले लो, एंड कॉन्स्टेंट टर्म को फिक्स करो। कॉन्स्टेंट टर्म तो फिक्स रखेंगे 8, ये और ये फिक्स रखना है, बाकी आप अंदर वाला कुछ भी चेंज कर सकते हो। ऐसे x³ 4 तो मैक्सिमम आनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं आप इसका कोई कोफिशिएंट मत लो, कोफिशिएंट भी ले सकते हो 2 3 -3 कुछ भी ले सकते हो, बट x³ 4 मैक्सिमम टर्म आना चाहिए। ये वाला फिक्स है कि x³ 4 ही होना चाहिए, ये वाला भी फिक्स है एंड ये वाला भी फिक्स है। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कोई टर्म हटा भी सकते हो। ठीक है, बट ये x³ 4 वाली टर्म तो बिल्कुल नहीं हटेगी, और ये भी नहीं हटेगी और ये भी नहीं हटेगी। ये 3 चीज़ें तो फिक्स है, बाकी इन दोनों को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है, और x³ 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कंडीशन दे दिया, उस तरीके से हमें ये पॉलिनोमियल बनाना था। तो आप कोई सा भी बना सकते हो। आई होप समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। एंड सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो लंबा हो गया। सेक्शन डी को भी हम इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो इन सब के सोल्यूशंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, उसको चेक कर लेना। एंड मैथ्स के भी डिटेल्ड चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलेंगे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए, मिड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा। इजी एक्सप्लेनेशन के साथ है ये। ठीक है, एंड कंसेप्ट समझाए गए तो कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।